जो कल पेपर में अगर कोई डाउट हो, मतलब सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन से फिर अगर कोई नहीं आया तो मुझे और एक ही जगह कोई डाउट आप मुझे बताओ ना, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन 6 थीटा में आपको थीटा में पहुंचना हो तो आप क्या कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें? डायरेक्टली 6 थीटा में पहुंच सकते हैं तो कहाँ पहुंच सकते? कैसे पहुंचोगे 3 थीटा? आप मुझे बताओ cos कैसे फॉर्मूला जिसमें एंगल हाफ होता हो? 4 फॉर्मूला कौन कौन से? cos square theta 2 cos square theta minus 2 cos square theta minus 1। तो अगर 2 थीटा है तो थीटा हो जाता है, तो 6 थीटा होगा तो 3 हो जाएगा। तो क्या लिखूं? 2 cos square 3 थीटा minus 1। फिर आपको cos 3 थीटा की भी फॉर्मूला आती होगी, क्या होती है? 4 cos cube theta राइट minus 3 cos square 3 cos theta cos थीटा। सही है ना? बस ब्रैकेट ओपन कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ज्यादा है ही नहीं, तो ब्रैकेट ओपन, आपका आंसर और कोई किसी का पीएनसी में अपने कहाँ तक पहुंच गए थे? जब लास्ट तक कुछ पहुंच गए थे ना, 120 तक हो गया था, 125। देखो 126 से 135 तक 126 देखो क्या दिया क्वेश्चन, हम लोग ट्राई करेंगे। द लाइन L1 L2 अप टू द L20 आर डिस्टिंक्ट, है ना? 20 अलग अलग लाइन है और n जब 1 to 10 होता है तो होता है लाइन L of 2n minus 1। 2n minus 1 कैसे नंबर है? और दिन पर एक इंडेक्स क्या देखी, 20 में से जितने भी ऑड लाइन है वो सारे पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली वो एक तरह से करेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। और आगे क्या दिया? एंड ऑल द लाइंस L of 2n passes through a given point P, और बाकी जो इवन लाइंस होता है कौन करंट लाइन एक पॉइंट P से पास हो रहा है। तो इस तरह के P पॉइंट से कितनी लाइन पास हो रही होगी? कितनी? 10, क्योंकि 10 इवन लाइन है आपके पास। n equals to 10 5 to 10 देंगे 1 2 3 up to the 10, तभी 12 4 आपने समझा नहीं क्या? अब क्वेश्चन L to n where n is equal to 1 2 3 up to the 10, तो 1 up to the 2 आएगा, 2 up to the 4 आएगा, ऐसा होगा ना? तो 10 इवन लाइन कौन करेंगे, बाकी 10 जो ऑड लाइन है ना वो पैरेलल है। तो आपको बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर कोई कंडीशन नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं, तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते? नॉर्मल लीफ लाइन है, कितने इंटरसेक्टिंग? 26। ओके, अभी 20 से तो मैं उसको माइनस करते जाते हैं जो बनाई गई है आपने सर। जैसे 10 पैरेलल लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो 10 लाइन को लेकर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन सकते हैं? वो बनेंगे। ये जो 10 कॉन्करेंट लाइन है वो भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो वो भी। और वो 10 जो कॉन्करेंट लाइन एक पॉइंट से तो पास हुई है पीछे, तो लास्ट में बस इसको सॉल्व करना। फिर
जल्दी तो स्टोर कर दो। नहीं किसी का 126 से 135 ये 127 क्वेश्चन कौन सा कंसेप्ट है? कैसे पता चलेगा अल्फा और बीटा नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? तो इट मीन्स आप लोगों ने किया ही नहीं है, इससे कहां से डाउट होंगे? आपको रोज बोल रहा है, रोज करना है। और ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा तो अटक जाना है, फिर आप और कोई नई बुक ढूंढनी है ना, बहुत सारे मटेरियल हो जाएंगे, फिर वहां से करना है। रोज आपको करना। अब मतलब 20 करते थे तो 20 मत करो, 10 करो, बट रोज 10। फिर आपको ऐसा लगने लगे कि अब तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दो फिर भी हम आ जाएगा पीएमसी का क्वेश्चन, तो फिर 10 में से 5 पे आया, पर 5 आपको 2 साल तक करते रहना, क्योंकि ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा। मेरे को इतने साल हो गए फिर भी मैं अटक जाता हूँ कोई क्वेश्चन में, तो कभी नहीं होगा। इसलिए रोज आपको वो आदत डालनी है, क्योंकि लॉजिक आपके डेवलप होते ही रहने चाहिए रोज। तो 127 देखो आपको समझ, आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इस तरह के वो लॉजिक का प्रॉब्लम है। ये किसका कंसेप्ट है? ये है एक्सपोनेंशियल। याद है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। अल्फा का नेचुरल नंबर आएगा जब 4 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल का जो आंसर आता होगा 24 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? उसका फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल रेस्ट टू 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे उसके अंदर? मुझे उस क्वेश्चन में क्या ढूंढना पड़ेगा कि 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का पावर 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल मतलब 24 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल मतलब 24 रेज़ टू पावर 6। उस 24 में 2 कितनी बार आता है? 3 टाइम और एक बार 3 और उसका पावर 6। इस तरह के नीचे 2 का पावर 18 आ रहा है और 3 का पावर, ये नेचुरल नंबर कब होगा? जब 24 फैक्टोरियल में 2 का पावर 18 से ज्यादा होगा तब, और 3 का पावर 6 से ज्यादा होगा। 2 का पावर कितनी बार होगा वो कैसे पता चलेगा? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल का कंसेप्ट तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले याद होगा, वहां से मुझे पता चल जाएगा 2 कितनी बार आ रहा है और 3 कितनी बार। अगर इससे ज्यादा टाइम हुआ तो नेचुरल नंबर होगा, वरना नहीं होगा। कोई नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने किया नहीं है, मेरा करवाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग करो क्योंकि आपको लॉजिक बनाना है, मैंने तो बना लिया जितना बनाना है। नेक्स्ट क्लास में वापस इसके 126 से और 140 तक डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन से मुझे करना ही है। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग बाइनोमियल के सेकंड डिफिकल्टी के डिस्कस कर रहा था। उसमें जो कंसेप्ट हमें आता है उसके ऊपर से जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, राइट। एक तो नए कंसेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिला था कि सेकंड हाई स्कोर को कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड हाई स्कोर को कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, सब क्वेश्चन हुआ था, राइट। अब उसके आगे जाते हैं। प्रॉपर्टीज करना उसके पहले बीच के दो क्वेश्चन हो गए, वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 से 14 एक बार उस तरह के क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है कि भाई 7 + 4√3 का 7 + 4√3 रेज़ टू पावर n का एक्सपांशन जो है उसका आंसर p + बीटा है, वेयर n and p आर पॉजिटिव इंटीजर and बीटा इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर जब मैं 7 + 4√3 का अगर वो नहीं भी बोल सकते तो हमें भी समझ में आता है। इसका जो भी आप एक्सपांशन करोगे, जैसे इसका पावर अगर 5 तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? अगर n5 है तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या होता है? 5 से 0, 7 का पावर 5, 4√3 का पावर 0, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा?
4√3 का पावर 1 मतलब 4√3 का पावर 1 का √2 बचा। उसका नेक्स्ट और उसके 4√3 का स्क्वायर था तो रूट नहीं रहा होगा, स्क्वायर कर दिया है ना, जो भी आएगा। बट उसका लेकिन थोड़े टाइम ऐसा होंगे जिसमें रूट बाकी रहेगा। कब कब? जब 4√3 का पावर ओड आएगा, जैसे 4√3 का पावर 1 तो रूट रहेगा, 4√3 का पावर 3 तो रूट रहेगा। जैसे कि इसके एक्सपांशन में रूट तो होने वाला है, अब रूट होने वाला है तो इसका आंसर इंटीजर आएगा नहीं, फिर तो रूट तो इरेशनल नंबर होता है। इसका कि इसका जो भी आंसर आएगा n की कोई भी वैल्यू के, तो उस आंसर में जो भी आपका आंसर आता है, जो भी नंबर आता होगा उसमें इंटीग्रल पार्ट भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा रूट की वजह से, राइट। तो उन्होंने वही बोल दिया कि भाई इसका जो आंसर आ रहा है ना उसमें आंसर क्या है वो तो पता ही नहीं है, प्लेन ही नहीं पता, बट हाँ ये कंफर्म है कि उसमें थोड़ा सा इंटीग्रल पार्ट होगा और थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। मैं उसके नाम को चेंज कर देता हूँ, p प्लस बीटा है आपको समझाने के लिए। इंटीग्रल पार्ट को मैं i नाम दे देता हूँ और फ्रैक्शनल पार्ट को मैं f नाम दे देता हूँ। तो बताया सबको पावर अगर n अगर 5 होता, 6 होता, 7 होता, कुछ भी होता तो इसका जो आंसर आता ऐसे कुछ फॉर्म आता ना 123.4756 ऐसे तो कुछ आता। यस, तो ये 123 कौन सा नंबर होता और ये कौन सा पार्ट होता? इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे पता नहीं, n+1 मतलब वैसे पता है n+1 बट एग्जैक्ट पॉइंट क्या है वो नहीं पता अपने को, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है, सो दैट द 1 माइनस बीटा इंटू p प्लस बीटा का आंसर 1। अब जब n ही नहीं पता तो उन्होंने i मतलब उन्होंने p नाम दे दिया और इसको बीटा नाम दे, तो p और बीटा तो मिलने से रहा, p और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती, उसके लिए n चाहिए आपको, राइट। बट उनको तो वो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। आप क्या करोगे, किसी का कंजुगेट का एक्सपांशन लो, इसका कंजुगेट क्या होगा 1 माइनस 4√3 रेज़ टू पावर n, राइट। और आपको ऐसे क्वेश्चन में 110% ऐसा ही नंबर देंगे कि एक नंबर जैसे 7 है और 4√3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 इनटू 4 करोगे तो 6.84 जैसा। अब 6.744 जब आप 7 में से माइनस करोगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा। अब ऐसे दो नंबर दिया जाएगा, उनका सब्ट्रैक्शन आप लोगों को फ्रैक्शनल वैल्यू ही देता होगा। ये जरूरी नहीं कि 7 मतलब इसमें से माइनस करोगे तो ही फ्रैक्शनल होगा, हो सकता है कि ये इससे थोड़ा बड़ा, वो आपको चेक कर लेने का, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो ऑब्वियसली जो बड़ी वैल्यू होगी उसी में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पर हमें दिखता है कि 4√3 7 से छोटी वैल्यू, राइट। मिलेगा कैसा नंबर ऐसे क्वेश्चन में 100% फ्रैक्शनल वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, पॉइंट में कोई आंसर आ रहा है, उसका कोई पावर करते हो तो वैल्यू बढ़ती है कम होती है। पूरे मैथ्स में 0 7 एक ऐसी रेंज है ना कि जिसका पावर इंक्रीज करता है तो वैल्यू डिक्रीज होता है, ऐसा पूरे मैथमेटिक्स में और कहीं नहीं होता। ठीक ऐसा कहाँ होता है 0 और 1 के बीच में, जैसे अगर 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लिया जाए 1/2 लिया मैंने 1/2 रेज़ टू 1 ही 1/2 1/2 रेज़ टू 2 ही 1/2 रेज़ टू 3, आप पावर को तो इंक्रीज कर लो पर आपकी वैल्यू तो कम हो रही है। 1/2 से छोटा होगा 1/4, 1/4 से छोटा होगा 1/2, और उसके सामने आप कोई और वैल्यू ले लो, 1 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, तो बस 2 ले लेता हूँ 2 रेज़ टू 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 2 का 3 करोगे तो पावर 8, आप पावर इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू भी तो है ना, ऐसा हर जगह होगा एक्सेप्ट ये रेंज 0 से 1 की रेंज। 0 से 1 की रेंज ऐसी है कि उसके अंदर होने वाला हर नंबर का पावर को आप इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होता है। तो फिर आप सोचो कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसका कोई पावर ले लो तो वैल्यू और कम हुई होगी, तो फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शनल ही रहेगी, इफेक्ट और कम हो गया होगा। तो ये कंफर्म है कि 7 माइनस 4√3 का पावर का n का जो आंसर आएगा वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, तो इंटीग्रल तक पहुंचेगा ही। तो इसका एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, तो उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज इसका आंसर में सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू f डैश है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू इसका फ्रैक्शनल वैल्यू सेम थोड़ी ना होगा, वैल्यू तो अलग होगी, बट इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये कंफर्म है।
है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज ये फंडामेंटल चीजें हैं कि भाई पता हो हमें कि 0 से 1 एक ऐसी रेंज है कि जिसका कोई भी पावर मतलब पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगा। इसके एक्सपांशन इसके एक्सपांशन में से क्या फर्क पड़ता है? इसमें सारे प्लस होंगे, इसमें ऑल्टरनेट साइन होगा। तो इसका एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म T1 है तो सेकंड टर्म फिर प्लस T3 फिर माइनस T4 चलता रहेगा। लास्ट वाला टर्म प्लस होगा या माइनस होगा वो ऐसे नहीं पता चलेगा। कब प्लस होगा? अगर यहाँ पावर इवन होगा तो प्लस होगा, पावर ओड होगा तो माइनस होगा, वो हमें नहीं पता है, ना जानने की जरूरत है। सर पॉजिटिव की है एन पॉजिटिव से भी ओड इवन से पता चलेगा, एन तो भी पॉजिटिव ही होगा। अब क्या करना है इसके बाद आप लोगों को, राइट? अब ये दोनों एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है। आपको इस सीरीज में से या तो इस सीरीज को माइनस करना होगा या तो प्लस करना होगा और डिसाइड करना पड़ता है। और कैसे डिसाइड होगा? मेरे रूट के टर्म नहीं बचने चाहिए। इसके एक्सपांशन में रूट कहाँ होगा? फर्स्ट टर्म में रूट होगा, सेकंड टर्म में होगा क्योंकि 4 रूट का पावर कितना होगा? 1। तो यहाँ पर रूट होगा, यहाँ रूट होगा तो यहाँ नहीं होगा, तो फिर यहाँ होगा। तो मुझे T2 T4 T6 ये सब नहीं चाहिए, तो प्लस करूँ या माइनस? प्लस। तो फिर मैं दोनों सीरीज को प्लस कर दूंगा, दोनों सीरीज को प्लस कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास? इसके आंसर का इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इसके आंसर का फ्रैक्शनल पार्ट, और सामने T2 T4 ये सारे कैंसिल। अब जो बचे होंगे ट्वाइस हो गए होंगे। अब जो बच्चे कौन से टर्म है? हाँ और तो होंगे, बट वो कैसे टर्म्स होंगे? जिसके अंदर रूट नहीं होगा, जिसके अंदर अब रूट नहीं होगा, क्योंकि जो भी रूट के टर्म्स होंगे उसका पावर इवन हुआ होगा। जैसे यहाँ पर 4 रूट 3 का पावर कितना होगा? 0। यहाँ पर 4 रूट 3 का पावर कितना होगा? यहाँ पर 4 रूट 3 का पावर कितना होगा? तब तो रूट नहीं रहा होगा ना, क्योंकि इवन पावर है। सही है। तो यहाँ पर हर नंबर में से कोई भी नंबर में अब रूट नहीं है। अगर रूट नहीं है तो फिर वो सारे नंबर का एडिशन में कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा नहीं आएगा। तब सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा? इंटीग्रल पार्ट आएगा। कंफर्म है कि इसका जो आंसर आता होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट होगा? उस इंटीग्रल पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना? तो इसका ये कंफर्म है कि यहाँ पर कोई इवन इंटीजर ही होगा। तो किसी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कैसा नंबर बन जाएगा? इवन इंटीजर ही बन जाएगा, राइट? तो मेरा राइट हैंड साइड पक्का है फिक्स है कि इवन इंटीजर आएगा। अब ये दोनों इक्वल है, हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर इस तरफ इंटीग्रल पार्ट है, इस तरफ भी कैसा पार्ट आना चाहिए? इंटीग्रल पार्ट ही आना चाहिए। आई कैसा पार्ट है? इसका तो टेंशन नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है। इसको भी कैसा पार्ट होना चाहिए? क्योंकि अगर सामने अगर राइट हैंड साइड मेरा इंटीग्रल पार्ट है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीजर ही होना चाहिए। आई तो ऑलरेडी इंटीजर है। अब f का रेंज क्या होगा? f इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है? 0 से 1। फ्रैक्शनल पार्ट किसको बोलते हैं? तो 0 से 1 के बीच में होगा। तो f भी कंफर्म है, f 0 से 1 के बीच में होगा, f डैश भी। आपको किसका रेंज चाहिए? f प्लस f डैश का। तो व्हाट इज रेंज ऑफ f प्लस f डैश? 0 से 2। f प्लस f डैश क्या हो जाएगा? अब मुझे कंफर्म है कि f प्लस f डैश 0 से लेकर 2 के बीच में कुछ तो होगा। तो f मेरा 0.6 है और f डैश मेरा 0.8 है, तो 0.6 प्लस 0.8 1.4 होगा। पर होगा इसके बीच में कुछ, और पर होना कैसा चाहिए? f प्लस f डैश की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो 0 और 2 के बीच में इंटीजर वैल्यू है कौन सी? 1। जिसमें कि f और f डैश कुछ भी हो और होगा दोनों का एडिशन मिलके 1। ये फिक्स। अब अगर f प्लस f डैश 1 हो गया तो पूरा क्वेश्चन कैसा हो गया? इंटीजर पार्ट प्लस 1 इज इक्वल टू कोई तो इवन इंटीजर। इसमें पूछा नहीं है पर हो सकता था कि पूछ ले कि इसके एक्सपांशन व्हाटएवर भी द वैल्यू ऑफ है, इसका एक्सपांशन का जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो ओड होगा कि इवन होगा। जबकि n मुझे दिया भी नहीं, फिर मैं बता सकता हूँ ओड ही होगा। n को जो होना है हो जाए। क्यों? बिकॉज ये 1 तरफ जाएगा तो इवन इंटीजर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसा नंबर आएगा? n की वैल्यू के बिना मैं बता सकता हूँ कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा ओड ही होगा। करेक्ट, राइट? अब i प्लस 1 आपका इवन इंटीजर हो गया, एकदम बता सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या चाहिए। इतना करने के बाद आपको फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन में क्या दिया है?
इक्वेशन में दिया 1 माइनस बीटा इंटू पी प्लस बीटा इक्वल 1। देखो बेटा आपका आंसर आ गया। बीटा हमने किसको नाम दिया था? एफ को दिया था ना, तो हम इसके हिसाब से आपका 1 माइनस एफ डैश किसके बराबर आ गया? 1 माइनस एफ के बराबर आ गया। आपको ढूंढना क्या है क्वेश्चन में? किसकी वैल्यू प्रूव करनी है? 1 माइनस बीटा, बीटा मतलब हमारा एफ, बीटा मतलब हमारा एफ, और पी प्लस बीटा मतलब हमारा आई प्लस एफ। हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। मैं बस आपको समझाने के लिए पी को इंटीजर ले रहा हूँ, फिर इसका आई मतलब इंटीजर और एफ मतलब फ्रैक्शनल समझ आए। अब 1 माइनस बीटा कितना मिल चुका है मेरे को? ये एफ डैश और ये आई प्लस एफ है। एफ डैश मतलब कौन? 7 माइनस 4 रूट 3 का पावर n। इनडायरेक्टली दोनों ने 7 माइनस 4 रूट 3 का पावर है, और आई प्लस एफ मतलब कौन? 7 प्लस 4 रूट 3 का पावर n। पावर सेम है तो बेस का क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई। तो 7 माइनस 4 रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3 a माइनस b a प्लस b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर 48 का पावर n। 49 माइनस 48 1 रेज़ टू समथिंग मतलब को प्रूव करना है, जो आप लोगों को प्रूव करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे दो इक्वेशन मतलब इसमें बताते भाई यहाँ पर जैसे नंबर देंगे, जो भी नंबर देंगे, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का, तो उसमें 100% आपको ऐसा ही नंबर दिया जाए कि इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ही देगा। बट कौन किससे बड़ा होगा वो आपको बस एक चेक कर लेने का, राइट? अगर मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 4 रूट 3 7 से बड़ा है, जबकि मेरे पास एक बार के लिए एग्जांपल ले लो 4 रूट 3 7 से, तो फिर मैं यहाँ पर 7 माइनस 4 रूट 3 नहीं लिखता, मैं क्या लिखता? 4 रूट 3 माइनस 7 लिखता। 7 प्लस 4 रूट 3 और 4 रूट 3 प्लस 7, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, बीच में प्लस है। बट अगर मैं यहाँ पर 4 रूट 3 माइनस 7 लिखता, एक्सपांशन जैसे ही होता, बट अब रूट वाले टर्म कहाँ बचते? T1 में रूट होता, फिर T3 में रूट होता, फिर T5 में रूट होता। फिर आप इन दोनों का क्या करते हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते? तो सब्ट्रैक्शन करते आप यहाँ पर, तो यहाँ पर T2 T4 T6 सब बचता, और वो सब में रूट नहीं होता। रूट नहीं है तो सारे वैल्यू इंटीजर होते हैं, तो वापस T1 इंटीजर आता है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई। बट यहाँ पर अब समझो आई प्लस एफ प्लस एफ डैश होता, वो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश होता, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है? तो सब्ट्रैक्ट किया है तो फिर एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हो सकता है मुझे कोई क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करना पड़े रूट वाले टर्म को हटाने के लिए। अब सब्ट्रैक्शन किया, सामने T1 इंटीजर था, अब अगर इस तरफ इंटीजर है तो इस तरफ भी इंटीजर ही होना चाहिए, ये ऑलरेडी इंटीजर है, एफ माइनस एफ डैश को भी क्या होना पड़ेगा? तो आप मुझे अब ये बताओ सोच के, एफ अगर 0 से 1 के बीच में, एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, तो व्हाट इज रेंज ऑफ एफ माइनस एफ डैश? 0 to 0, ऐसा सुना है कुछ? 0 to 0 ऐसे समझ जाने का, कुछ तो गलत बोल रहा हूँ। 0 to 0 क्या होता है? एफ अगर 0 से 1 के बीच में, एफ डैश भी 0 से 1 क्या होगा? माइनस 1 से 1 होगा। 0 से 1 कैसे हो जाएगा? आपको क्या लगता है? इसको माइनस, इसको माइनस, सब लोग फिर आपने यहाँ पे वही किया, क्योंकि यहाँ पर कैसा था कि भाई एडिशन कर लो ना, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकते हो? 0.999 तक जा सकते हो, इसकी भी तो जा सकती है 0.999 तक, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0.001, इसकी वैल्यू 0.001 तक जा सकता है। अब यहाँ पर भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि भाई एफ में से अगर एफ डैश को अगर मैं कर रहा हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। एफ माइनस एफ डैश मैक्सिमम कब होगा? जब ये 1 को अप्रोच कर रहा होगा और ये 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो 1 माइनस 0, तो मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है? और 1 को टच तो नहीं करेगा क्योंकि ये भी 1 नहीं हो सकता, ना ये 0 हो सकता है। और मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। तो ये मिनिमम 0 होगा, ये मैक्सिमम 1 होगा, तो 0 माइनस 1। समझ आ रहा है भाई? एफ अगर 0.2 हुआ और एफ डैश अगर 0.8 हुआ, तो 0.2 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 0.6 आएगा। वही फिर उल्टा होता है, ये 0.8 होता है, ये 0.6 0.2 होता है, तो 0.6 तक जाता है। एफ माइनस एफ डैश करेंगे 0 to 0 नहीं होगा।
क्या होगा? अब -1 और 1 के बीच में उसको होना तो इंटीजर था, तो -1 और 1 के बीच में इंटीजर होता कौन? तो इस केस में फिर f माइनस एफ डैश को 0 होना पड़ेगा, तो फिर दोनों फ्रैक्शनल पार्ट को सेम होना। फिर क्वेश्चन में जैसे नीड उसकी हिसाब से मैं उसको यूज करूंगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ तो f प्लस एफ डैश मिल रहा होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ा तो f माइनस एफ डैश मिलेगा, और कोई केस नहीं मिल सकता। क्लियर है सबको? एक बार मैं 147 भी बता देता हूँ, तो और भी कोई डाउट, सॉरी 114 वाला फिर भी डाउट हो तो बताना मुझे। 14 में क्या पूछा है? वापस वही दिया है 2 प्लस रूट 3 का पावर 5, अभी इसमें 5n दे रखा है। बोला है 2 प्लस रूट 3 का पावर 5 का आंसर किसके बराबर है? p के बराबर। और p क्या है? p कोई भी नंबर होगा तो पता नहीं, वो जो क्लोज ब्रैकेट जैसा दिख रहा होता है बाजू में से लिखा हुआ क्या है वो? कोई भी नंबर में दो ही पार्ट होते हैं ना, कौन कौन सा? और इंटीग्रल पार्ट में से फिर कोई भी नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दोगे तो क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। तो वो एक करके वही देने की कोशिश किया। p एक नंबर है, उसमें किसको हटाया? इंटीग्रल पार्ट को, तो बचता क्या होगा? तो इनडायरेक्टली वापस वही बोल रहा है कि भाई इसके आंसर में थोड़ा सा इंटीग्रल पार्ट होगा और थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, क्योंकि रूट की वजह से होने ही वाला है, राइट? और यहाँ पर प्लस होने की वजह से आपके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म आएंगे? 6 पावर 5 है ना, इसका फिक्स है कि भाई 6 टर्म आएंगे। फिर आपको लेना क्या? इसी का कंज्यूगेट, 2 बड़ा या रूट 3 बड़ा? 2 बड़ा, तो फिर मैं 2 माइनस रूट 3 करूंगा। रूट 3 की अप्रोक्स वैल्यू तो 2 में से 1.41 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.59, और ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल है, उसका पावर लिया तो वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी, तो फ्रैक्शनली रहेगा। इसको नाम दे देते हैं। यहाँ के एक्सपांशन में क्या होगा? ऑल्टरनेट साइन ना, ये ऑल्टरनेट साइन लिखा। फिर आपको डिसाइड करना है कि प्लस या माइनस, क्या लग रहा है, प्लस करो या माइनस करो? रूट कहाँ होगा? T1 में होगा, T2 में होगा? ये तो होगा क्योंकि रूट 3 का पावर 1 है, तो ऐड करूंगा, और जब ऐड करूंगा तो इस तरफ बचेगा कौन? ट्वाइस ऑफ T1 T3 T5, सामने I प्लस F प्लस, ठीक है? इस तरफ सिर्फ इंटीग्रल पार्ट वाले थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कैसा नंबर आएगा? बाजू वाला जैसे पूरा बन जाए, और I ऑलरेडी इंटीजर है, f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा। व्हाट इज रेंज ऑफ f प्लस एफ डैश? 0 से 2, उसमें इंटीग्रल होता कौन है? 1। दो ही पॉसिबिलिटी हो गई, या तो f प्लस एफ डैश 1 आएगा, या तो f इक्वल टू f माइनस एफ डैश 0 आएगा, है ना? दो ही पॉसिबिलिटी होने वाली, ये माइनस वाले और एक ये प्लस वाले, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें बनती नहीं, राइट? फिर क्वेश्चन फिर अलग अलग टाइप का पूछ सकते हैं, जैसे अभी इन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f स्क्वायर अपॉन 1 माइनस f। उन्होंने क्या पूछ लिया? f का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस f की वैल्यू क्या होगी, राइट? 1 माइनस f किसके इक्वल है? f डैश के बराबर। ढूंढना क्या था? f स्क्वायर अपॉन 1 माइनस f। फिर हमें सोचना पड़ता है कि कैसे करना आगे क्वेश्चन। जिस उसने सोचा था कि भाई उन्होंने 1 माइनस f पूछ लिया था, और I प्लस f तो चलो दिया हुआ था, 1 माइनस f कहाँ से मिलेगा? तो इस रिलेशन से मिला, है ना? 1 माइनस f टेस्ट के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर हमें अगर f स्क्वायर अपॉन 1 माइनस f अगर पता करना है, इसके बाद क्वेश्चन चेंज हो रहा होगा हर एक में, तो आपको क्या करना चाहिए? वो आपको दिमाग लगाना है। मेन तो यहाँ पर कंसेप्ट खत्म होता है, फिर यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव वर्क रहता है, तो देख लेते हैं f स्क्वायर अपॉन 1 माइनस f कैसे मिलेगा। तो 1 माइनस f किसके बराबर है? f डैश के बराबर है, राइट? तो फिर एक काम करते हैं ना, उनको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो f स्क्वायर का क्या, आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको f स्क्वायर, आपके पास ये रिलेशन है और ये दिया हुआ, तो आप कैसे पता करोगे f स्क्वायर अपॉन 1 माइनस f की वैल्यू क्या होगी?
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच की वैल्यू पता करना है। देखा जाए तो आपके पास ये एक रिलेशन है, एक्स स्क्वायर को चलो एक बार ये कर लेते हैं, ये रिलेशन अगर मेरे पास है तो एफ को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एफ डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ किसके बराबर है, एफ डैश के बराबर, ये कर सकते हैं। चलो ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या होगा 1 माइनस 2f डैश प्लस एफ डैश ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डैश। अब ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि हम कभी भी एफ डैश की वैल्यू पता कर लेंगे, 2 माइनस उसके पावर 5 हम कभी नहीं पता कर पाएंगे, तो वैल्यू फाइंड करके तो आपका आंसर नहीं होने वाला है, राइट। तो ठीक है, एक रियल रिलेशन है हमारे पास एफ प्लस एफ डैश इक्वल 1 को लेके, तो हमने एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, राइट। अब अगर कुछ कर सकते तो आप सेपरेट कर सकते हो, 1 अपॉन एफ डैश, करेक्ट, राइट, माइनस 2 प्लस एफ डैश, फिर ऐसे कर लेते हैं अपने, देख लेते हैं क्या सही करेगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। एफ डैश की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3 टू 5, ये हम फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर है तो 1 बाई एफ डैश, एफ डैश कौन था, 2 माइनस रूट 3 का पावर 5, नीचे रूट नहीं रखना है, तब क्या करने वाला है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 प्लस रूट 3 का पावर 5, तो नीचे जब 2 प्लस रूट 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई होगा, व्हाट इज 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, 4 माइनस 1 ही तो हो जाएगा, 1 ही होगा ना, तो 1/5 1 ही हो जाएगा। तो मैंने 2 प्लस रूट 3 को 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो नीचे 1 हो गया, तो ये बच गया, राइट। और ये तो एफ डैश की जो वैल्यू हमने सोचा तो रख दिया। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने का, 6 का, इसके एक्सपांशन में 6, बस इसके एक्सपांशन के 6 टर्म में सारे प्लस होंगे और इसके एक्सपांशन तो कितने टर्म कट हो जाएंगे, कौन कौन से बचेंगे, T1 2 बार वही होगा ना, वो भी 2 बार होगा, T3 और T5, और ये -2 का अलग से ही। इसका फर्स्ट टर्म बता दो, अब वही टर्म बचा है जिसमें रूट नहीं है तो सिंप्लीफाई करने में टेंशन नहीं है। फर्स्ट टर्म 5 से 0 2 रेज़ टू रूट 3 का पावर 0, थर्ड टर्म 5 से 2 2 रेज़ टू 3 रूट 3 का पावर 2, फिफ्थ टर्म 2 का पावर 1 रूट 3 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 30, बाकी सब 1 है, 2 रेज़ टू 3 रूट 3 का स्क्वायर 8 3 5 से 2 10 2 14, 5 से 4 5 रूट 3 रेज़ टू 4 9 into 2 18 into 5 90, और ये -2 अलग से चली रहा है ना, -2 जो चल रहा है, 240 प्लस 90 330 प्लस 32 तो 2 टाइम 362 -2 कितना हो जाएगा ये
124 ही होगा ना, -2 तो मतलब इसके बाद ठीक है, जो भी पूछेंगे थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा अगर इस रिलेशन तक पहुंच गए। और हमने देख लिया दो ही रिलेशन बनते हैं, या तो f + f(1) या तो f = f(1). इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास तो आपसे बच जाए।
प्रॉपर्टी बाय 20। अब हमें पता है कि अगर हमें 1 प्लस एक्स रेज़ टू एन का एक्सपांशन करना है तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू एन का एक्सपांशन कैसे होता है, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं ना अपने वो सारे 1 प्लस एक्स रेज़ टू एन का एक्सपांशन लेके बना रहे हैं, तो उसी का एक्सपांशन यूज कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स रेज़ टू एन का एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म क्या होगा? अच्छा 1 लेने का रीजन भी ये है, ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है, बस 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी पावर लो। नॉर्मल आप x प्लस वाई लेते हो तो आपको x भी नहीं पता और y भी नहीं पता होता है, तो हम बाय डिफॉल्ट x को हमेशा 1 मानते हैं। 1 मानने से फायदा क्या होता है? कोई भी पावर क्या फर्क पड़ता है, तो 2 वेरिएबल की जगह पर अब एक वेरिएबल बच जाता है, राइट। तो NC0 1 लिख ही नहीं रहा हूँ, x का पावर 0, x इस केस में आपका सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टर्म NC1 x रेज़ टू 1, नेक्स्ट टर्म NC2 x स्क्वायर, और वैसे चलता रहेगा कहाँ तक NCn इंटू x रेज़ टू n। ये आपका 1 प्लस x रेज़ टू n का एक्सपांशन, ठीक है। इस पूरे एक्सपांशन में अगर हम लोग x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो दोनों साइड करोगे, एक तरफ तो कर नहीं पाओगे, एक तरफ किया तो 1 प्लस 1 2 रेज़ टू पावर, और अगर यहाँ पर x की अगर आप 1 रखोगे कहीं पर भी रखोगे और कोई भी पावर 1 का पावर तो क्या होने वाला है, तो सिर्फ रहेगा NC0 प्लस NC1 प्लस कहाँ तक NC में डिस्कस करते थे प्रॉपर्टी, बाकी कहाँ से बाई में कुछ किया नहीं है। 1 प्लस एक्स रेज़ टू n का एक्सपांशन को एक्सपांशन में x की जगह पर क्या रख दिया है 1 रख दिया, क्योंकि वापस 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी पावर फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो NC0 से लेके NCn का एडिशन कितना हो गया 2 रेज़ टू n। बहुत सारी जगह पर अब आप लोगों को ये NCn की जगह पर ऐसा लिखा मिलेगा, तो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू द Cn, मतलब बाय डिफॉल्ट n है, यानी कि गायब है वो n है, बट अब सबको पता है कि n है तो लिखा नहीं जाता है, राइट। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ NC ऑफ R where R starts from 0 to n, एक ही बात है, राइट। तो इसका आंसर कितना हो गया? बट इसकी कंडीशन क्या थी कि चालू कहाँ से होना चाहिए, खत्म से होना चाहिए Cn, बीच में अगर आप लोग एक दो टर्म के बाद चालू करोगे फिर इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही एक्सपांशन में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी एक्सपांशन में अगर मैं x को -1 रखूं तो क्या होगा 1 - 1 0, इसको -1 रखा तो 1 - 1 0, 0 का तो फिर कोई भी पावर 0 आएगा। बट अगर आपने यहाँ पर x को -1 रखा तो होने क्या वाला है, ऑल्टरनेट में करते जाएगा, यहाँ -1 रखो तो माइनस हो जाएगा, बट यहाँ -1 रखो तो स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो यही पूरा एक्सपांशन अब कैसा दिखेगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 और लास्ट वाला टर्म -1 रेज़ टू n इंटू NCn। इसको -1 रखा था ना, अब वो -1 का इवन पावर होगा तो प्लस होगा, ओड पावर होगा तो माइनस होगा। तो अगर सारे प्लस में है NC0 से लेके NCn तो प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका आंसर 2 रेज़ टू n होता है। बट अगर ऑल्टरनेट साइन NC0 माइनस NC1 को आपको पूछ के 5C0 माइनस 5C1 प्लस 5C2 माइनस 5C3 प्लस 5C4 माइनस 5C5 क्या होता है, तो करने मत बैठना, 0 लिख देना। पर 5C0 प्लस 5C1 अप टू द 5C5 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू 5। सारे प्लस है तो 2 रेज़ टू n, ऑल्टरनेट साइन है तो आंसर 0। क्यों ऐसा बता सकता है, कैसे क्यों हो रहा है? NC of R equal to NC of n minus R, एक टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, फर्स्ट और लास्ट सेम हो जाता होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का कौन सा हुआ सेकंड प्रॉपर्टी है ना। इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सिग्मा के टर्म में लिखना है तो सिग्मा ऑफ R equal to 0 to n minus 1 raised to R into NC of R। ये -1 स्टार क्यों ऐड हुआ होगा, ऑल्टरनेट साइन की वजह से ना, इवन होगा तो प्लस होगा, ओड होगा तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हुई। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड मेरी मेन प्रॉपर्टी, अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो फर्स्ट और सेकंड को तो क्या होगा, इस तरफ ऐड हुआ था 2 रेज़ टू n प्लस 0 2 रेज़ टू n,
पर जैसे सामने ऐड करोगे तो NC1 NC1 कट गया होगा, NC3 भी आधे टर्म कट हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने टर्म? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, इवन टर्म चलता पता नहीं कब तक खत्म हो रहा है, बट बचेंगे सिर्फ आपके फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ये सारे सेकंड फोर्थ ये सब कैंसिल हो गया होगा, राइट। तो ये 2 अगर डिवाइड में गया तो 2 रेज़ टू n बाई 2 क्या हो जाएगा? इसका नहीं कि अगर मैं सिर्फ इवन सिलेक्शन करता हूँ n में से NC0 NC2 NC4, तो मेरा आंसर 2 रेज़ टू n की जगह पर अब कितना आएगा? 2 रेज़ टू n कब आएगा? जब आप लोग के पास हर चॉइस है 0 से लेकर n तक में कुछ भी सिलेक्ट करने की, यहाँ पर सिर्फ कौन सी चॉइस है? सिर्फ इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट PNG के हिसाब से अगर समझे तो, राइट। और जैसे 1 और 2, फर्स्ट में से 2 को सब्ट्रैक्ट ऐड किया, वैसे फर्स्ट में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन बचेंगे? फर्स्ट में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन बचेंगे? NC0 कट हो जाएगा, बचेगा कौन? NC1, अच्छा वो भी कितनी बार? ट्वाइस। NC1 NC3 NC5 ये सब रहेंगे, और सामने 2 रेज़ टू n में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 रेज़ टू n तो होगा, और फिर ये 2 गया डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर, इसका मतलब क्या? अगर आप सिर्फ ओड सिलेक्ट करोगे तो भी 2 रेज़ टू n माइनस 1 आएगा, और सिर्फ इवन सिलेक्ट करोगे तो भी 2 रेज़ टू n माइनस 1 आएगा। इट मीन्स अगर कल अगर हमें कोई पूछे कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, आपको जाना है सिलेक्ट करना है, बट हाँ एक कंडीशन है कि कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट वो जो भी सिलेक्ट करोगे उसकी क्वांटिटी इवन होनी चाहिए। तो आपके पास सिलेक्शन करने की टोटल कितनी चॉइस होगी? n कितना था? 10, तो 2 रेज़ टू 10 माइनस 1, तो 2 रेज़ टू 9, आपके पास कितनी चॉइस होगी? 500, और सीधी सी बात आप लॉजिकली सोचोगे तो कोई कंसेप्ट नहीं होता, मतलब कोई कंडीशन नहीं होता, तो आंसर 10 ऑब्जेक्ट होता तो आंसर कितना हो जाता? विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी सिलेक्ट। 2 रेज़ टू 10, 2 रेज़ टू 10 इज 1024। आधे सिलेक्शन ऑड नंबर के होंगे, आधे सिलेक्शन इवन नंबर ऐसे होगा ना, राइट। तो मेन ये और ये उसी को ऐड करके एक नई प्रॉपर्टी, इसको सब्ट्रैक्ट करके एक नई प्रॉपर्टी। तो ये 4 प्रॉपर्टी होकर चारों प्रॉपर्टी बनी एक ही जगह से, कहां से? 1 प्लस x रेज़ टू n की एक्सपांशन एक बार x को 1 रखा और एक बार x को 4 प्रॉपर्टी।
मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है 1 into NC0 plus 2 into NC1 plus 3 into NC2 plus 4 into NC3 up to the n plus 1 into NCN। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया अभी फर्स्ट वाले, वो प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है अभी नहीं है, क्योंकि इसमें जब आप लगा तो इसमें कहीं पर भी कोएफिशिएंट नहीं होता। नॉर्मल NC0 NC1 ऐसे होना चाहिए, अगर साथ में अगर कोई नंबर आ गया, कोई कोएफिशिएंट आ गया तो प्रॉपर्टी मेरी कोई काम की नहीं है। ये चारों के चारों प्रॉपर्टी आप देख लो, फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, कहीं कोएफिशिएंट नहीं होता है। NC0 NC1 किसी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई है तो मेरी प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं है, राइट। तो फिर इसको कैसे करें, इसको कैसे सोल्व करोगे? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी NC of R equal to NC of n minus R, तो प्रॉपर्टी है, राइट। ये जो NCN है उसको मैं NC0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो अगर इसको मैंने NC0 लिखा तो NC0 वाले कितने टर्म हो गए हमारे पास? दो। NC0 वाले कितने टर्म हो गए? तो इसको और इसको साथ में ले लेते हो। अच्छा मैं काम करता हूँ, आपको नंबर लेके समझा तो जल्दी समझ आएगा आपको। 1 into suppose 60 plus 2 into 61 plus 3 into 62 plus 4 into 63 plus 5 into 64 plus 6 into 66। Sorry, कोई एकदम भूल गया। 2 into 61, 3 into 62, 4 into 63, अच्छा 5 वाला टर्म 65 plus 7 into 66। अब इसको सोल्व करना मुझे पता है प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अच्छा ये 1 2 3 4 6 ये नहीं होता तो क्या आंसर होता है इसका? ये क्वेश्चन नहीं होता तो 2 raised to 6, तो आंसर क्या हो जाता है? डायरेक्टली 2 raised to n 2 raised to 6 आंसर हो जाता है। पर 1 2 3 4 5 6 से तो लग नहीं रहा है। तो फिर ये जो 66 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 60 7 टाइम यहाँ 1 टाइम यहाँ, तो कितनी बार हो गया? 8 टाइम हो गया 60, राइट। इसके पहले 65 कितनी बार है? 6 टाइम। 65 को आप क्या लिख सकते हैं? 61 6 टाइम, 61 2 टाइम, मिला हुआ तो 8 टाइम हो जाएगा 61। 64 को क्या लिख सकते हो? 62 कितनी बार है? यहाँ पर 62 कितनी बार है? 3 टाइम, तो दोनों मिला लूंगा तो 8 टाइम 62 और बाकी कौन बचा? 4 टाइम 63, करेक्ट? सही है, राइट। ये 8 टाइम 60, अभी तो इन तीनों में से क्या कॉमन है? ये तीनों में से 8 कॉमन है, क्या रहेगा? 60 प्लस 61 प्लस 62 और यहाँ पर 4 टाइम 63, 60 प्लस 61 प्लस 62। और हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि 60 से लेके 66 का अगर एडिशन किया जाए तो आंसर कितना होता है? 2 raised to power 6 होता है, राइट। उसमें 66 को मैं 60 के इक्वल है, 65 61 के इक्वल है, 64 62 के इक्वल है। इसको डबल कर दो तो चले? तो ये तो सेम ही है, तो डबल कर लो, ये सेम है, डबल कर लो, ये सेम है, डबल कर लो। तो
तो मुझे को बोले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोले तो फिर इतना क्यों कर रहे हो, नॉर्मल सिंपलीफाई तो छोटा नंबर है इसलिए ना, बड़ा नंबर होता तो नहीं कर पाते। तो अब लॉजिक ही समझो कि कैसे आया होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, ट्वाइस ऑफ 60 प्लस 61 प्लस 62 इक्वल टू 2 रेज़ टू 60 व्हाट 64 माइनस 63, राइट। और ये 2 ले लेता हूं मैं डिवाइड में, ठीक है। 64/2 32 माइनस 63/2, ये किसकी वैल्यू आई, इसकी जगह पर अगर पुट करूंगा तो 32 माइनस 63 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 टाइम्स 63। जब आप ब्रैकेट ओपन करो तो क्या मिलेगा यहाँ पर 8 टाइम्स 32, ये 8 टाइम यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा 8 बट माइनस ना होगा, और ये वही सेम चीज प्लस में, ये -4 टाइम्स 63 है 4 टाइम, वो तो कर लिया होगा। तो फिर आपके आंसर बचा कितना 32 into 8 बचा, 32 into 8 बचा, सही है, राइट। अब ये जो 32 into 8 बचा तो मतलब इस तरह देखा जाए तो 2 रेज़ टू पावर, ये 2 रेज़ टू 5 होता है, 2 रेज़ टू 3 होता है, तो 2 रेज़ टू 8 मतलब देखा जाए तो 256 हो गया, सही है, ठीक है। अब ये तो पूरी सीरीज है, ये मैंने एक आपको ऑप्शन बताया, अब इसको मैं आपको दूसरी तरह से बताता हूँ। ये जो 1 into 60 है, इस 1 into 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 into 66, चलेगा चलेगा, तो 60 तो 66 ही होता है। इसको 2 टाइम्स 65, इसको 3 टाइम्स 63 सॉरी 64 लिख सकता हूं, राइट। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफी सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, उसकी जगह यहाँ से कन्वर्ट, तो बात एक ही हो जाएगा ना। 60 को अगर आप 66 लिखोगे तो 66 इसके साथ ऐड करोगे तो कितनी बार हो जाएगा 8 टाइम, 65 कितनी बार हो जाएगा 6 टाइम और 2 टाइम 8 टाइम, और 65 भी 64 भी कितनी बार हो जाएगा 8 टाइम। मतलब आप ये 3 को कन्वर्ट करो या ये 3 को इसमें कन्वर्ट करो, बात एक ही है ना। तो इस बार ये नहीं कि आपको लास्ट टर्म को कन्वर्ट है, आप अगर फर्स्ट को भी कन्वर्ट करोगे तो बात एक ही बनेगा। ये हो गया उसकी वैल्यू से। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूँ। अगर आप लोगों का यहाँ पर दिया गया, अगर ये जो कोएफिशिएंट होता है अगर वो एपी में हुआ, जैसे अभी एपी में नहीं है, सबके बीच का डिफरेंस 1 ही, सबके बीच का डिफरेंस 1 ही, वो कुछ भी हो सकता है, बट अगर एपी हुआ, अगर एपी हुआ तो आपको सिर्फ इतना करना है, NC0 का जो कोएफिशिएंट होगा और NCN का जो कोएफिशिएंट होगा उसको ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा इस केस में 1 + 7 into 2 raised to power n कर लेंगे, इस केस में आपका 6 था। NCN तक जाते हो ना, क्या करना है आप लोगों को, जो आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि सीरीज में जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा, चालू कहां से होना चाहिए हमेशा NC0 से, चालू कहां से होना चाहिए हमेशा NC0 से, चालू हमेशा NC0 से होना चाहिए, खत्म कहां होना चाहिए NCN, कहां पर खत्म होना चाहिए NCN, राइट। NC0 से चालू होकर NCN तक जाना है अगर वो सारे टर्म है, और अगर उनके साथ अगर कोई कोएफिशिएंट है, अगर वो AP में, तो आपको फर्स्ट NC0 का जो कोएफिशिएंट होगा और NCN का जो कोएफिशिएंट होगा उसको ऐड कर लेना है। उसको क्या करोगे ऐड कर लोगे, वो ऐड इसलिए हो रहा है डायरेक्टली क्योंकि फॉर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम ही होता है, तो बेसिकली जब आप एडिशन करते हो ना हर एक टर्म को तो वो कॉमन निकल जाता है, ठीक है। तो फिर बचते कौन से टर्म है, देखो आधे ही टर्म बचते हैं, राइट। बचते कितने टर्म है, आधे टर्म बचते हैं, आधे टर्म बचते तो पूरे टर्म का आंसर अगर 2 raised to n होता होगा तो आधे टर्म का आंसर 2 raised to n डिवाइड बाय 2 होगा, डिवाइड बाय 2 मतलब 2 raised to power n - 1, 2 raised to power n - 1, इसको सोल्व कर दो डायरेक्ट।
राइट। तो मैं आपको अब इसी चीज का जो मैंने आपको बोला उसी का मैं आपको जनरलाइज एक स्टेटमेंट बना तो उसको आप लोग ऐसे फिक्स प्रॉपर्टी याद कर लेना। A0 C0 एन नहीं लिखना और मैं हर जगह पर A0 मतलब कौन, C0 का कोएफिशिएंट, A1 C1 A2 C2 A3 C3 up to the AN Cn, where A0 A1 A2 A3 up to the AN are in AP। ये सब किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका डायरेक्ट आंसर आपका होगा A0 मतलब C0 का कोएफिशिएंट प्लस N Cn का कोएफिशिएंट इनटू 2 raised to power n। याद है टर्म हो गए तो 2 raised to power n माइनस, राइट। तो फिर ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है आपके हिसाब से क्या आंसर होगा उसका, 1 2 3 ये सब एपी में है, तो आंसर क्या होगा 1 प्लस 1 इंटू 2 raised to power आंसर हो जाएगा n प्लस 2 इंटू। और ध्यान में रखना है जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर कोएफिशिएंट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर वो एपी में नहीं है तो ये सब नहीं लगेगा, अगर एपी में नहीं है तो ये जो कॉमन निकल जाएगा ना, कॉमन ही नहीं निकलेगा फिर वो, तो कॉमन इसलिए निकल रहा है बिकॉज एपी में है, राइट। और अगर आप लोगों को फिर भी अगर कभी कंफ्यूजन लगे, ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन कि जब आपका क्वेश्चन एन के फॉर्म में और मुझे आंसर भी मिल गया बट मुझे कंफ्यूजन है कि मेरा आंसर सही हुआ कि गलत होगा, तो कैसे वेरीफाई करोगे, एन की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। सपोज मैंने एन को पुट कर लिया 2, 10 को 2 पुट किया तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 2 प्लस 2 4 2 raised to power 2 minus 1 2 raised to 1 2 2 into 4 कितना आंसर आया 8। एन को 2 रखा तो 8 आंसर आया, तो यहाँ पर भी 2 रखने पर 8 ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड में अगर 8 आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा 8, तो पुट करना चाहता था तो कहाँ तक पुट करोगे, 2C3 तक तो जा ही नहीं पाओगे, तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा 2C0 की वैल्यू 1 2C1 2 into 2 4 into ये कितना हुआ था 1 5 हो गया, 2C2 1 into 3 4 plus 3 7 plus 1 8 आ गया, सामने 8 आ रहा है ना। कभी अगर वेरीफाई भी करना हो कि भाई टाइम भी दिया है तो भाई आंसर सही कि नहीं पता तो चले, राइट। तो आप क्या करोगे n इक्वल टू सॉरी आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, कोएफिशिएंट नहीं हो तो 2-4 में से प्रॉपर्टी लग जाएगी, अगर कोएफिशिएंट है और अगर वो एपी में हुआ तो आप लोग ये वाला याद रखो। बस इसका ध्यान रखना चालू C0 से होना चाहिए और Cn पे खत्म होना, अगर नहीं हुआ तो C0 से चालू तो क्या करते हैं कितना प्लस और माइनस, तो ये भी प्रॉपर्टी ऐड करना।
इक्वेशन ठीक है, हमने इस वाली शॉर्टकट के हिसाब से हमने डायरेक्ट रख लेके काम किया है। इसको करने का और एक तरीका बताते हैं। इस तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सबसे एप्लीकेबल है क्योंकि हर बार ऐसे नहीं होता होगा। यदि नहीं हुआ तब कैसे सोचते हैं। तो ये इक्वेशन लेके मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेट करता हूँ। ये इक्वेशन था, इसको अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो सिग्मा के फॉर्म में, तब देखो तो ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जितना है उससे ज्यादा ही तो है। 0 था तो 1 था, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3। तो जनरल टर्म क्या होगा? एनसीओ पर अगर यहाँ R है तो यहाँ पर दिख जाता है। R कहाँ से चालू हो रहा है? कहाँ तक जा रहा है? फिर इसका शॉर्ट फॉर्म ये होगा। मुझे कभी सिग्मा को सोल्व करना है तो पहले तो सिग्मा को अगर मुझे सोल्व करना तो सिग्मा को अलग अलग तो कर लेंगे अपने, R इंटू एनसीआर प्लस सिग्मा ऑफ एनसीआर, 1 इंटू एनसीओ पर इज एनसीओ पर एंड R इंटू एनसीओ पर। इस दोनों में से आपको कौन सा आता है? जितनी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हो 5 प्रॉपर्टी, उसमें से कौन सा आपको आता है डायरेक्टली? जो मेन 4 प्रॉपर्टी आती है आपको, क्योंकि सीरीज का मतलब क्या हुआ? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू द, ये तो आता ही है आपको, आता है ना? आपको क्या नहीं आता? और ये क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? ये आता है, ये नहीं आता। क्यों ये आता? बिकॉज इसमें कोएफिशिएंट नहीं था। इसमें कोएफिशिएंट है तो ये मुझे इसलिए नहीं आता बिकॉज कोएफिशिएंट है। तो अगर ये नहीं होता तो मेरे से बन जाता। तो इसका है कि मुझे कुछ भी करके, ये मेरी अगर दिक्कत है तो इसको मैं हटाऊंगा तो मुझे कुछ भी करके आ सकता है। मतलब जो भी कोएफिशिएंट है उसको हटाने की ट्राई करना है। अब उसको हटाने में हेल्प करेगा कौन? तो भाई कोई नहीं उसके आजू बाजू में हेल्प करने के लिए, यही भाई है, यही करेगा। तो कौन से किसको कर बुलाओगा? यही आपको हेल्प करेगा R को हटाने के लिए। कैसे हेल्प करेगा? तो हमारे पास एनसीओ पर की फॉर्मूला है क्या? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। हमें किसको हटाना है? आप ही सोचो ना, आपको किसको हटाना है? कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? R दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? R फैक्टोरियल दिख रहा है? कैसे? R फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? R माइनस 1 फैक्टोरियल। R और R पहले एक तरफ देखा जाए तो आपने टर्म कम कर दिया। जो 0 से चालू होता है वो 0 से चालू हो ही नहीं सकता। 0 माइनस 1 फैक्टर मतलब वो 1 से चालू होना पड़ेगा। तो आपने एक टर्म कम किया। तो अगर नीचे से एक टर्म कम किया तो ऊपर से भी एक टर्म कम करना चाहिए। तो n फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? चलेगा? अब अगर एक टर्म अगर कम कर ले तो R चालू कहाँ से हो रहा होगा? 1। अब आप ध्यान से देख के बताओ ये किसकी फॉर्मूला बन गई? किसकी फॉर्मूला बन गई? n माइनस 1 C ऑफ R। और वेरिएबल कौन है? n वेरिएबल है। एक कौन हो रहा है? n तो कांस्टेंट है, उसको कोई सिग्मा से लेना देना भी नहीं है ना? वेरिएबल कौन है? R। और यहाँ पर क्या था? +2 अब पुट करो यहाँ पर R की जगह पर। अब ये तो प्रॉपर्टी बन गई। आपकी प्रॉब्लम तो है ही नहीं कोएफिशिएंट। क्या बन रही है? n माइनस 1 C 0 से चालू हो रहा है, फिर n माइनस 1 C1, n माइनस 1 C2 कहाँ तक गया? n माइनस 1 C ऑफ, इसका आंसर 2 क्या कॉमन है? 2 छोटा पावर कॉमन क्या रहा है? n। और अगर 2 में से आपने 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा होगा? n+2 इंटू 2। समझ आया? ये तो आप बोलोगे क्यों याद रखता हूँ, है ना? और मैंने बोला कि हर बार थोड़ी ना ऐसी दे देंगे। अब ऐसे दिया, अब एक बार देखो, ये छोड़ो, ये तो आप बाजू वाला भी कर लोगे। बट ये आपको पता चल गया कि आप करना क्या होता है? कोएफिशिएंट को हटाना होता है। 1 स्क्वायर इंटू NC0, 1 स्क्वायर इंटू NC0 ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू NC3, 1 स्क्वायर इंटू NC1, 2 स्क्वायर इंटू NC2, 3 स्क्वायर इंटू NC3 up to the
n स्क्वायर इंटू n सी n दे रखा है, मुझे बोलते इसको सोल्व करके अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एफई में भी नहीं है कि आप शॉर्टकट लगा लोगे, है ना, वो भी नहीं कर पाओगे। तो फिर इसको सबसे पहले काम क्या करने का, सिग्मा में लिख देने, किसमें लिख देने का, सिग्मा ऑफ क्या है ये, एनसी ऑफ आर इंटू आर कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कोई आर जीरो से चालू होना चाहिए, ठीक है, उसने लास्ट में फिर प्लस माइनस कर लिया पोटेंशियल, और वैसे वो प्लस माइनस का चेंज नहीं, अगर मैं यहाँ पर एक बोल भी दूं प्लस जीरो का स्क्वायर इंटू एन सी जीरो चलेगा ना, कोई जीरो स्क्वायर अगर नहीं भी चाहता, अगर मैं जीरो स्क्वायर इंटू एन सी जीरो ऐड कर लूँ तो जीरो हो जाएगा, तो उसका होना है ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलो यहाँ पर जीरो से चलो, ठीक है, इसको सोल्व करना। तो प्रॉब्लम कौन है, कैसे हटाना पड़ेगा, मैंने ऑप्शन ही नहीं है, आपको आर स्क्वायर हटाना पड़ेगा और उसमें हेल्प कौन करेगा, क्या एनसी ऑफ आर में आर स्क्वायर आ सकता है, नहीं आ सकता, आर आ सकता है, जैसे आपने बताया था दोस्तों, आर नहीं है, आर आ सकता है, आर स्क्वायर तो नहीं आ सकता, आर स्क्वायर का मतलब आर दो बार आना चाहिए, वो तो नहीं सकता, आर के बाद अगर कोई टर्म आएगा तो भी कौन सा आएगा, आर माइनस वन, व्हाट इज आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर, तो मुझे पता चल रहा है कि आर स्क्वायर नहीं आ सकता, बट आर स्क्वायर माइनस आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता है कि भाई मुझे जहां पहुंचना है वहां तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, वो देगा ही नहीं मुझे, बट हाँ उसके आजू बाजू की वैल्यू दे रहा, तो मीन आर स्क्वायर का ऑप्शन दिमाग आपका चलना चाहिए कि भाई आर स्क्वायर नहीं आ सकता, तो आ क्या सकता है, आर स्क्वायर माइनस आर, तो मैं क्या करूंगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर प्लस, ये भी कर सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ, अब अलग अलग कर लेता हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर इंटू एनसी ऑफ आर की फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, उस आर फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं आर इंटू आर माइनस वन इंटू, इसमें हो जा रहा है, और दूसरा टर्म कौन सा था, सिग्मा आर इंटू एनसी ऑफ आर, उसको क्या लिखोगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू कट, कितने टर्म कम किए, दो, क्योंकि आर अब जीरो से चालू नहीं होगा, चालू से कहां से हो रहा होगा, टू से चालू होगा, अगर नीचे दो टर्म कम किए तो ऊपर भी तो एन फैक्टर को क्या लिखोगे, एन माइनस वन, ये ठीक है, राइट, और यहाँ पर आर और आर कैंसिल, यहाँ पर कितने टर्म कम किए, एक, तो ऊपर से भी एक टर्म कम, राइट, अब मुझे बताओ ये किसकी फॉर्मूला बनी, किसकी फॉर्मूला बन गई, और वो ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल आर है, तो वैसे सिग्मा के बाहर निकल जाएगी, और बाजू में एन कांस्टेंट है, पहले वो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन सी ऑफ आर, चालू कहां से हो रहा है, एक प्रॉपर्टी, क्या है इसका आंसर, 2 टू n माइनस 2, n माइनस 2 सी जीरो से चालू होगा ना, n माइनस 2 सी जीरो, n माइनस 2 सी वन, n माइनस 2 सी टू, कहाँ तक, n माइनस 2 सी ऑफ n माइनस 2 तक, तो इसकी तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2, है ना, और ये 2 रेज़ टू पावर क्या कॉमन है, बस आंसर आ गया, जिसका कॉमन आता है कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन है, कम पावर n कॉमन, 2 रेज़ टू n माइनस 2 कॉमन, है ना, क्या आएगा यहाँ पर, n कॉमन, 2 रेज़ टू n माइनस 2 कॉमन, तो क्या बचा होगा, यहाँ पर क्या बचा होगा,
1 to 2 में से कोई प्लस 2 बचा हुआ ना, n कॉमन लिया, 2 रेज़ टू n माइनस 2 कॉमन लेते हैं, एक पावर बचा होगा, तो 2 रेज़ टू 1 बचा होगा, तो प्लस 2 बचा होगा, n माइनस 1 प्लस 2 को n प्लस। अब जैसे मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा था, अगर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ये क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता है तो मैं करता ही नहीं है, और आपको भी बोलूंगा आप भी मत करो, और लोग क्यों मत नहीं करे सर, हम तो मार्क्स चाहिए, मैं आपको मार्क्स क्लियर कर इसी तरह से बताऊंगा, आपके ऑप्शन भी होंगे, ऑप्शन भी कौन से टर्म में होंगे, अगर क्वेश्चन n के टर्म्स में है तो ऑप्शन भी किसके टर्म में है, मैं करूंगा n की वैल्यू रख लूंगा, n को मैंने 2 रख लिया, n को 2 रख के यहाँ तक चला जाऊंगा, है ना, n को 2 रखो, यहाँ तक जाना पड़ेगा ना, 2 3 से जा नहीं सकते, n को 2 रखा, 2 3 2 1 into 4 4 हुआ, 2 3 1 2 2 into 1 2 हुआ, ये तो 0 हो गया था, तो 4 plus 2, अब जितना ऑप्शन होंगे उसमें n की जगह पर क्या रख लूंगा, 2 रख लूंगा, देख लूंगा 6 कहाँ आ रहा है, इनको क्या रख लूंगा, 2 रख के देख लूंगा 6 कहाँ आ रहा है, अगर 6 आ गया, जहां पर 6 आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। पर जो हम सोच रहे हैं, जो हम जितने स्मार्ट है उससे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा जो पेपर बना रहे हैं, उसको पता है कि आप क्या करना है, इसलिए वो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, बट वो नंबर के फॉर्म में देंगे, वो इन तक नहीं जा रहा होगा, उनकी सीरीज कहीं खत्म हो रही होगी, कि सपोज ये सीरीज खत्म हो रही है आप लोगों की 10 स्क्वायर इंटू 10 सी 10 पे, तब अगर सीरीज ही एक नंबर पे खत्म हो चुके तो आंसर भी कैसे होंगे, नंबर में होंगे, 10 रखोगे कहाँ, तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा, और फिर अगर ये 10 पे खत्म होकर लास्ट में जो मेरा आंसर है उसने इनकी जगह पर क्या रखूंगा, समझ आया क्या बोला मैंने लास्ट में, अगर आपके नसीब अच्छे होंगे तो क्वेश्चन और आंसर दोनों इनमें होंगे, तो फिर आप कुछ मत करो, आप आपके क्वेश्चन में इनकी एक वैल्यू रख लो, वही वैल्यू ऑप्शन में पुट करके चेक करना कहाँ मैच होगा, जैसे पीएनसी में भी अपने करते थे इजी करने के लिए इनको वैल्यू अज्यूम कर लेते, चलो वहां आंसर तो डायरेक्ट नहीं मिलता था, या आंसर भी डायरेक्ट मिलेगा, मतलब फिर लॉजिक ही लगाते थे, फिर जाके आंसर मिलता, यहाँ पर वो भी कुछ नहीं करते, यहाँ लगाया ऑप्शन में लगाया कहाँ मैच हुआ, पर जिन बोला कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, और नॉर्मली सीरीज को खत्म करेंगे कहीं तो, और सीरीज को जहां खत्म करेंगे, सपोज उन्होंने 15 पे खत्म किया, 15 स्क्वायर इंटू 15 से पूरा करा होगा आपने, और लास्ट में इनकी जगह पर फिर आपको 15 रखना है, ठीक है, समझ आया। बाइनोमियल के जो सबसे ज्यादा 3 टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और वो कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा, किसी का एक्सपांशन में बोलेंगे x⁻10 का कोएफिशिएंट फाइंड करो, इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करो, एक वो, और सेकंड रिमाइंडर फाइंड करने वाला, भाई इससे कुछ दे देंगे 2⁻2023 को 15 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, मैंने बताया था क्या करना है, 25 जिसमें आपको सिग्मा लगा के कुछ कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। 3 उनके सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, समझ नहीं कि ये 3 में से पूछेंगे, बट ये 3 में से कुछ ना कुछ पूछते ही हर साल, क्लियर है, सिंपल है, क्या करना है, कोएफिशिएंट को हटाना, अगर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हो तो कुछ मत करो, क्वेश्चन इनके फॉर्म में हो, आंसर भी इनके फॉर्म में, तो भी कुछ मत करो, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है, भाई कुछ भी करके ये हट जाए, और उसको हेल्प करेगा आपको एनसी ऑफ आर, ये वाला स्टेप सबको समझ आया जो मैंने ये किया, r² - r वाला क्यों किया ये समझ आया, क्योंकि r² नहीं हट सकता था, r² - r हट सकता था, इसलिए मैंने -r + r कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ध्यान में रहेगा कैसे करना है। नेक्स्ट और एक क्लास अपने प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे, तो आज आपके पास बाइनोमियल्स को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप लोगों को पीएनसी का जो बाकी था ना आप लोगों का, वो एक बार तो फिर पूरा ही खत्म ही कर लेना, फिर अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं।